कोई मुझे बताएं, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, चलिए, अच्छी बात है। हम पढ़ रहे थे पैराथार्मोन के बारे में। पैराथार्मोन कब निकलता है? कि जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है। ये देखो, हमने यहाँ पढ़ा था, ये 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तब पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथार्मोन निकालता है। और ये पैराथार्मोन बोन्स में काम करते हैं, किडनी में काम करते हैं, कैल्शियम को अपटेक करके ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं, बोन से कैल्शियम को रिलीज करके ब्लड में ले आते हैं, कैल्शियम को बढ़ाते हैं, और इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। किसको एक्टिव करके? विटामिन डी को एक्टिव करके। समझ में आया ना? तो ये पैराथार्मोन विटामिन डी को एक्टिव करते हैं। कैसे करते हैं विटामिन डी को एक्टिव? अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे उसको। देखते हैं, चलिए अगला हमारा हेडिंग क्या देख लो, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड रोल ऑफ पैराथार्मोन। विटामिन डी का बनना और वहां पर पैराथार्मोन का क्या रोल है उसको भी देखना है हमको। चलिए, सबसे पहले ये समझ लें आप कि बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, ये है सन। जो सनलाइट पड़ रही होती है उसमें अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होती है, ठीक है ना? कई प्रकार के प्लांट में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक? यूवी रेस, गामा रेस, विजुअल लाइट, फार रेड, इंफ्रारेड, ठीक है ना? ये सब प्रकार की रेडिएशंस होती हैं, वेवलेंथ के आधार पर होती हैं ये। लेकिन उन सब को छोड़ के मैं जो बात कर रहा हूं वो यूवी रेस की है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की। ध्यान रखना है ना, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यूवी रेस जैसे हमारे स्किन पे पड़ती है, हमारे स्किन पर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होती है, स्किन में कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है सीबेसियस ग्लैंड में। याद रखना, स्किन के सीबेसियस ग्लैंड में कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है, जिसको हम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो बदल जाती है कोलेकैल्सिफेरॉल में। किसमें बदल जाती है? कोलेकैल्सिफेरॉल में। वो सब मैं आगे डायग्राम में बताऊंगा, बस सिर्फ यहाँ पर एक क्या बोलना चाहिए, शॉर्टकट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये कोलेकैल्सिफेरॉल समझ लीजिए, स्किन में बदला ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो था कोलेकैल्सिफेरॉल में बदल गया, जिसको विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होते हुए, सर्कुलेटरी सिस्टम से सर्कुलेट होते हुए ये पहुंच जाता है कहां पे? लीवर के पास। कहां पहुंच गया भाई? ये लीवर के पास, लीवर है, यहां पर स्किन था, तेरा ना, लीवर के पास आता है। लीवर में क्या? हिपेटोसाइट सेल पाए जाते हैं लीवर में। लीवर के हिपेटोसाइट सेल के पास आया, यह, और यहां पर फिर वो अपने दूसरे केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है। मैं सब लिखाऊंगा आगे, बस ये देखो, बस ये बदल गया। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से चले जाता है, कहां पे बोलने पर? किडनी में। देखते रहना मैं क्या क्या चीज बता रहा हूं आपको। ये किडनी, ठीक, किडनी में आ गया। किडनी में जो नेफ्रॉन पाई जाती है ना, नेफ्रॉन में जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां की कोशिकाओं में चला जाता है, और वहां पे जा करके ये बनाता है विटामिन
डी, वो भी एक्टिव वाला, और यहीं से एक्टिव विटामिन डी रिलीज होता है, एक्टिव विटामिन डी। तो विटामिन डी को बनने के लिए शरीर के कौन कौन से ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है, बताते हैं जल्दी। कोई सुन पा रहे तो बताएं जल्दी। सुन पा रहे हो भी कि लिवर, नहीं? किडनी। किडनी। हाँ स्पेस में बोलो। स्किन, लीवर और किडनी। बिल्कुल, स्किन, लीवर और किडनी। ठीक, स्किन में कौन सा रेडिएशन पड़ता है तो शुरू होता है, बोल रहा हूँ का हमारा काम, यूवी रे। यूवी रेस। मुझे एक चीज बता दे, मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर। आप लोगों का आवाज मुझे क्लियर क्यों नहीं आ रहा है भाई? अभी बोलो तो कोई। हाँ सर, क्लियर है। ठीक, ओके। तुम क्यों दिव्यानी बोल रही हो क्या? जी सर। ठीक, चलिए। तो यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सूर्य से निकलता है, सन से निकलता है, वो तीन प्रकार से होते हैं। यूवी रेडिएशन तीन प्रकार के होते हैं भाई। क्या क्या देखते रहना, मैं लिख दे रहा हूं। यूवी ए, यूवी बी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। याद रखना, जो मैक्सिमम रेडिएशन होता है ना, वो 99% रेडिएशन अल्ट्रावायलेट ए का होता है। उसके बाद 1% लगभग लगभग ये, जो कि विटामिन डी बनाने में मदद करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? कौन विटामिन डी बनाने में मदद करता है बोलने पर? अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। ये दोनों क्या करेंगे? विटामिन डी सिंथेसिस करेंगे, तो हमारे लिए फायदेमंद हुए कि हमारे लिए हानिकारक हुए? बोलो जल्दी। सर, फायदेमंद। बिल्कुल, इन्वॉल्व इन विटामिन डी सिंथेसिस। लेकिन अल्ट्रावायलेट सी, ये हमारे बॉडी के लिए खतरनाक साबित होता है भाई। अल्ट्रावायलेट सी की वजह से हमारे बॉडी में म्यूटेशंस होते हैं। क्या होते हैं? कैंसर होता है। समझ में मेरी बात? इसकी वजह से क्या होते हैं? कैंसर होते हैं। इसकी वजह से म्यूटेशन होता है। स्किन कैंसर वगैरह होता है ना, इसकी वजह से होता है। ये म्यूटेशन कराता है। मैं क्या लिखा? यूवी सी की वजह से क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। स्किन कैंसर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये लिथल फॉर अस, हमारे लिए घातक है ये। और एक याद रखना कि जो अल्ट्रावायलेट ए और बी होते हैं ना, वो सुबह सुबह 6-7 बजे से जो निकलता है, वहां से लेकर लगभग लगभग 10 बजे तक का समय कौन रहता है? अल्ट्रावायलेट ए और बी। अल्ट्रावायलेट ए और बी कब निकलते हैं बोलने पर? अर्ली मॉर्निंग। समझ रहे हो ना?
कब तक? लगभग लगभग कितना बजे तक बोला मैं? अप टू 10 o'clock। 10 o'clock। ठीक, 10 बजे तक का मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसको बढ़िया समझ में आएगा आपको। ये ठीक, लेकिन यूवीसी कब निकलता है बता दें मुझे? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद। आफ्टर 10 AM, ये 10 बजे, सुबह का जो 10 बजे था उसके बाद निकलता है। तो रुकिए मैं थोड़ा सा पहले इसको करा दूं, इसको सेव करके कर रहा हूं। बस थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को? जी सर। ठीक, तो बताइए यदि हमको धूप सेकना है तो कब तक के धूप को ले सकते हैं बताएं जल्दी? 10 बजे तक सर। 10 बजे तक का है ना? 10 बजे तक आप धूप आप सेक सकते हो ताकि आपके बॉडी में विटामिन डी पाए। 10 बजे के बाद यदि धूप सेकने जा रहे हो तो आप अपने ही शरीर का घाटा करने जा रहे हो, नुकसान करने जा रहे हो। क्लियर है? इसलिए जब भी धूप सेकने जाओ 10 बजे के पहले। जितना सुबह होगा उतना बेहतर होता है। सुबह का 6-7 बजे का जो धूप निकलता है ना, वो बहुत ही बेहतर होता है। इसलिए जो नवजात शिशु लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको डॉक्टर्स बोलते हैं, सलाह देते हैं कि उनके पेरेंट को बोलते हैं कि इन बच्चे को आप सुबह सुबह 6-7 बजे का धूप कम से कम आधे घंटे दिखाओ। जिससे क्या होगा? उस बच्चे के शरीर में क्या बनेगा? विटामिन डी। डी। अगर विटामिन डी बनेगा तो फिर क्या करेगा विटामिन डी? देखो, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगा ना, जिससे बच्चे के ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाएगी। और कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो बच्चे के हड्डी में जमा होते जाएगा, और बच्चा हड्डी जल्दी जल्दी बनेगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के धूप को प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को वहां ले जाने के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए अब मेरे पास 3 ऑर्गन है। क्या क्या हुआ? सबसे पहला कहां पे आया? स्किन। उसके बाद कहां पे आया बताओ? लीवर। उसके बाद किडनी। इन तीनों जगह पे हम विटामिन डी को सिंथेसाइज कराएंगे। इधर से सनलाइट में क्या आ रहा था बता दो? यूवी रेडिएशन। ये इसलिए आपको भी सुबह सुबह जाना चाहिए कहां पे? धूप सेकने, है ना? चलिए देखते हैं। अब मैं 3 ऑर्गन को अलग अलग बना, डायग्राम ध्यान देखिएगा। ये रहा आपका डायग्राम, देखिए। बता दें मुझे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। ये बता दें मुझे क्या दिख रहा है आपको? ये स्किन दिख रहा है? स्किन के ये दिख रहा है ऊपर का, ये स्किन है।
ये क्या बताइए तो? लीवर है, तो ये लीवर है। लीवर है सर। ये किडनी है, तो ये किडनी है। मतलब समझ में आया? ठीक, चलिए मैं यहां लिख रहा हूं स्किन। भाई स्किन के कहां पे, कौन से ग्लैंड पे बोला मैं? सीबेशियस ग्लैंड। कोई बता रहा है क्या सीबेशियस ग्लैंड कहां पे है? देखो ये स्किन दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो दिख रहे हैं ना ये हेयर, हेयर देखो तो, हमारे हेयर दिख रहे हैं ना, ये हमारे स्किन को जूम करके देखो तो ऐसे दिखेगा भाई, देखो दिख रहा है ना? यस सर। ये तो जहां से भी ये हेयर निकला हुआ है उसके बेस को देखो तो आप, ये दिख रहा है, ये हेयर का बेस हो गया। यस सर। तो यहां पर है ये हमारा सीबेशियस ग्लैंड, ये देखो ये सीबेशियस ग्लैंड। यहां पर देखो ये कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो हेयर से जुड़ा होता है भाई, हेयर जिस कैनाल से निकलता है उधर से जुड़ा होता है सीबेशियस ग्लैंड का कैनाल, ये सीबेशियस ग्लैंड। ताकि सीबेशियस ग्लैंड से ऑयल निकलेगा ना तो हेयर को स्मूथ बनाएगा, तो हेयर टूटता नहीं है, नरम रहता है भाई, इसलिए हमारा है ना। जिसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा सीबेशियस ग्लैंड होते हैं उनके शरीर में ऑयल बहुत निकलता है, तो उनका शरीर थोड़ा तेलिया टाइप का दिखाई देता है। तेलिया मतलब ऑयली, ऑयली, तैलीय शरीर बोलते हो ना उसको। स्किन में चमक रहती है, ऑयल का चमक रहता है। वो कोई घर से तेल लगा के नहीं आया भाई, याद रखना है ना, वो स्किन से निकल रहा है उसकी। क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक। तो कुल मिलाकर सनलाइट कहां पड़ रहा है? स्किन में सर। स्किन में कहां पर? ग्लैंड में सर, सीबेशियस ग्लैंड। यूवी रेस, यूवी रेस डायरेक्ट सीबेशियस ग्लैंड में पड़ रहा है। तो सीबेशियस ग्लैंड में जो क्या है, ऑयल है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब मैं यहां से बात शुरुआत कर रहा हूं, बाकी स्किन की बात नहीं कर रहा हूं। किसको एपिडर्मिस बोलते हैं, किसको डर्मिस बोलते हैं, कौन सा फैट सेल है, कौन सा स्वेट ग्लैंड है, मैं बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक, मुझे बता दे कोई, चलो इतना बता ही ना, तो इतना इतना एपिडर्मिस है भाई, है ना, एपिडर्मिस है, तो इतना डर्मिस। डर्मिस है। तो बताइए मुझे सीबेशियस ग्लैंड किससे बना होता है, एपिडर्मिस की डर्मिस? डर्मिस। डर्मिस लेयर में सर। बिल्कुल भी नहीं, गलत। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से दिख रहा है, देखो ये सेल का एक लेयर देखो तो दिख रहा है सेल, ये दिख रहा है सेल। जी सर। हाँ ये एपिडर्मल लेयर भाई, एपिडर्मिस का लेयर है। एपिडर्मिस का सबसे निचला लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोलते हो, यही है। तो यही परत देखो तो ये एपिडर्मिस ही तो है। एपिडर्मिस तो अंदर गया, देखो तो अंदर, ये अंदर धंस गया, इन्वेजिनेशन हो गया है। ये एपिडर्मिस, ये देखो ये एपिडर्मिस, ये देखो ये एपिडर्मिस देखो ये। तो बताइए सीबेशियस ग्लैंड किसका बना है? डर्मिस लेयर का सर, नहीं है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस भाई, एपिडर्मिस है ना। ये एपिडर्मिस देखो ऐसे करके ऐसे गया। तो बताओ हेयर किससे बनता है, डर्मिस की एपिडर्मिस? एपिडर्मिस सर। एपिडर्मिस, बिल्कुल। यहाँ पर धंसा है ना, वही चीज है, सेम चीज। देखो ये धंसा है ना, ये यहाँ से, और हेयर इसी के बीच में है ना, ये हेयर, वो भी एपिडर्मिस है। और पसीने की ग्रंथि जिसको स्वेट ग्लैंड बोलते हो आप, ये देखो तो, ये पसीने की ग्रंथि, यहाँ से पसीना निकलता है। बताओ ये किसका बना है? वो डर्मिस। डर्मिस का बना है सर। गधे लोग, एपिडर्मिस देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये ऊपर लेयर दिख रहा है, ये ऊपर लेयर, ये ऊपर अंदर धंसा है, देखो ये धंसा है ना। मैं क्या बोला तुम लोगों को, मैं बोला यहां से लेकर यहां तक पूरा एपिडर्मिस से, बोला कि नहीं, ये पूरा इतना,
अरे ऊपरी परत ही तो अंदर धंसा है ना। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, ये सब किसके बने हैं? एपिडर्मिस Epidermis. एपिडर्मिस के। कभी गलती मत करना, सेट एग्जाम में आएगा तो गलती मत करना ये, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हम डर्मिस लगा के आए, हमारा तो सही होगा, बाकी आंसर गलत हो सकता है। ये तो सही होगा ही होगा, जबकि वही गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, एपिडर्मिस का है। अलग बात है डर्मिस के अंदर जाके बैठ गया, वो धंस गया है, लेकिन है तो एपिडर्मिस का ना। क्लियर है? Yes, sir. मैं जी लिख सर। दे रहा हूं, आप लोगों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं रहा, अब मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर एपिडर्मल, एपिडर्मल ग्लैंड है ये भी एपिडर्मल ग्लैंड है, एपिडर्मल ग्लैंड। और ये हेयर वाला क्या मामला है भाई? हेयर भी क्या है? एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब किससे बने हुए हैं भाई? किससे व्युत्पन्न हुए हैं, किससे बने हैं? हेयर भी एपिडर्मिस से ही बना हुआ है। चलिए, तो बाकी सबको छोड़िए, आप सीधा मुद्दे पर आइए। सनलाइट कहां पड़ेगा? सीबेसियस ग्लैंड में। सीबेसियस ग्लैंड में क्या होगा? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, बार बार बोल चुका हूं मैं। चलिए मैं लिख रहा हूं सीधा, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये स्किन के कौन से ग्लैंड पे था? सीबेसियस ग्लैंड पे। क्या पढ़ा उसके ऊपर बोला मैं? UV radiation. बिल्कुल, इधर देखिए, ये सूर्य महाराज देख रहे हो आप लोग, यूवी रेडिएशन पढ़ा। तो यूवी रेडिएशन पढ़ते ही ये बदल जाएगा भाई। अब रुको, मैं उसको बीच में कर दे रहा हूं। ये यूवी रेडिएशन में कौन सा यूवी ज्यादा आएगा बताओ, कौन है? UVA. ए सर। बिल्कुल यूवीए। ये यूवी रेडिएशन मतलब यूवी ए 99% भाग लेता है, प्लस यूवी बी लगभग लगभग 1%। ये और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को बदल देते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल में। किसने बदल दिया उसको? कोलेकैल्सिफेरॉल में। और कोलेकैल्सिफेरॉल को ही हम क्या बोलते हैं? विटामिन D3। विटामिन D3। क्लियर है? Yes. अब ये विटामिन D3 ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, दिखते रहना है ना, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये आ जाएगा कहां पे? देखो कहां पे आ गया बताओ? Liver. लीवर। लीवर में कौन सा सेल पाया था बताओ तो? हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल। चलिए देखते हैं अब। ये देखो, ये लीवर दिख रहा है ना, लीवर का एक भाई, ये लीवर का ये एक एक लोब्यूल है, जो षटकोणीय दिख रहा है ना, ये एक एक लोब्यूल है। उसके अंदर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं देखो तो, षटकोणीय स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये एक एक हिपेटोसाइट सेल्स है, दिख रहा है ना। ये लीवर के अंदर की स्ट्रक्चर बात कर रहा हूं मैं।
लिवर के अंदर ऐसे कई सारे लोब्यूल्स होते हैं, ये देखो ये ऐसे देखो, एक एक लोब्यूल है, देखो तो ये दिख रहा है ना, एक एक लोब्यूल है। इस लोब्यूल के अंदर देखो छोटे 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 दिख रहे हैं ना, ये हिपेटोसाइट सेल है। तो अब आया लीवर के हिपेटोसाइट सेल के अंदर, मामला समझ में आ रहा है ना? हिपेटोसाइट सेल अंदर, चलिए लिखते हैं। कौन आया बताओ, आया कौन था? विटामिन D3। बिल्कुल, कोलेकैल्सिफेरॉल। ये कोलेकैल्सिफेरॉल जैसे अंदर आए ना, तो अंदर उसको बदल दिया गया भाई, है ना। कोलेकैल्सिफेरॉल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया बोला मैं? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये? 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है हिपेटोसाइट सेल में, जिससे क्या बन जाता है? 25 हाइड्रोक्सी, ये 25वें नंबर कार्बन पे जोड़ दिया जाता है ना, तब तो 25 बोलूंगा मैं, 25 हाइड्रोक्सी, कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा गया, कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक। ये और ये कोलेकैल्सिफेरॉल जब धीरे 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 बढ़ते जाता है ना, तो यही यहीं पर नेगेटिव फीडबैक देने लगता है। यहाँ कर देना, देखिए तो यही जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना, तो देखिए ये यहाँ पर क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक देने लगता है ऐसे, अपना खुद को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। क्लियर है मामला? देख पा रहे हो ना? यस सर। ये यहाँ पर खुद को नेगेटिव फीडबैक देगा कि अगर बहुत ज्यादा बन गया तो बोलेगा भैया इस प्रोसेस को रोको, जो कोलेकैल्सिफेरॉल से 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बना रहे हो, उस काम को बंद करो, क्योंकि अभी मैं बहुत बन चुका हूँ, मुझे मेरे जैसा नहीं चाहिए, अब कुछ समय के लिए उस काम को बंद करो। तो उसको नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, ठीक। तो नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है भाई वहां पर। चलिए मैं एक बार उसको सेव करता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लें रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। ठीक, अब आगे देखिए भाई ध्यान से। अब मैं क्या बोल रहा हूं? लीवर के हिपेटोसाइट सेल में क्या बन चुका है? 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। फिर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से देखो ये कहां आ जाएगा? किडनी में। चलिए अब किडनी की बात करते हैं। किडनी में कहां पे? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में। चलिए जो आया था पहले उसको उतार देते हैं भाई।
25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरल, ये आया था। जैसे यहां पर पहुंचता है इस 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरल को, इसके ऊपर में पुनः एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर में पुनः एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है भाई। देखो ये पुनः जोड़ करके अब क्या बना देंगे, इसके पहले देखो यहां पर 25वां कार्बन में जोड़ा गया था, अब पहले कार्बन पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब देखना 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल एक में, और कहां पे 25 में तो ऑलरेडी था, अब एक में जोड़ दिया गया तो 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये क्लियर है मामला। और यही हमारा एक्टिव विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी। और इस काम को करने के लिए पैराथर्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। पैराथर्मोन आता है तो ये काम क्या होती है, स्टार्ट होती है। देख लो भैया, पैराथर्मोन। चलिए देखते हैं पैराथर्मोन क्या कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए पैराथर्मोन इस काम को क्या करता है बोला है, प्रमोट करता है। ये तो बताओ पैराथर्मोन क्या बनाने में मदद कर रहा है, एक्टिव विटामिन डी ना, जो विटामिन डी काम करता है। तो किडनी के कहां पे हो रहा है, ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। ये किडनी देखो, किडनी में नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन में ये देखिए तो ये बोमन कैप्सूल हो गया भाई, इधर बोमन कैप्सूल, ये हो गया प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये नीचे देखो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये जो सेल दिख पा रहा है देखो, तो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का सेल दिख रहा होगा, देखो आपको ये दिख रहा है ना। तो इन सेल में चलता है भाई, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है, इस सेल में ये घटना चलती है। ठीक, क्लियर है कि नहीं? यस क्लियर। चलिए विटामिन डी तो बन गया भैया, विटामिन डी बन गया, लेकिन विटामिन डी करेगा क्या, देखते हैं उसको भी। ठीक, चलिए रिकॉर्डिंग बता दें कोई। हो रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ठीक, ओके। ये हिपेटोसाइट सेल था, ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं एक्टिव विटामिन डी क्या क्या करता है, कहां पे काम करेगा बोला मैं, विटामिन डी जाके इंटेस्टाइन पे। देखो अगर डायग्राम देख पा रहे हैं आप लोग तो देखो तो विटामिन डी कहां पे काम कर रहा है बोला था मैं आपको, इंटेस्टाइन पे बोला था। देखो ये एक्टिव विटामिन डी इंटेस्टाइन पे जाके काम किया है। ठीक, तो कैसे काम करता है ध्यान से देखिए, इंटेस्टाइन पे जा करके कुछ प्रोटीन्स बनाता है, जैसे यहां मैं कर दे रहा हूं, कुछ कैल्शियम चैनल बनाएगा, ये इंटेस्टाइन पे गया ना,
याद रखना। क्या बनाएगा बोला मैं, कुछ कैल्शियम चैनल बनाएगा। अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ठीक, कुछ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कैलबाइंडिन बोलते हैं वो बनाएगा, कैलबाइंडिन। जिसको कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, आगे लिखाऊंगा, है ना। कुछ कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपीएस बनाएगा, कैल्शियम आयन एटीपीएस। और कुछ एल्कलाइन फॉस्फेटेज बनाएगा। ये, और ये सब मिल करके किसी न किसी तरीके से कैल्शियम आयन को इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल में एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देंगे। कैसे करेंगी वो इस काम को देखिए यहां पर। हमारा इंटेस्टाइन दिख रहा है, हाँ या ना बोलो, इंटेस्टाइन दिख रहा है कि नहीं। Yes. इस पोर्शन पे देखो, इंटेस्टाइन का इतना हिस्सा काट दिए हैं और ऊपर की ओर फोल्ड करके मोड़ दिए। देखो ये ऊपर मोड़ा दिख रहा है ना, ये समझ लीजिए आप, इतना हिस्सा कटा हुआ है। तो इंटेस्टाइन की दीवार दिख रही है, देखो। तो इस दीवार को देखने के बाद, इंटेस्टाइन को कटे हुए दीवार को देखने के बाद, या ये समझ लीजिए आप ऐसे इंटेस्टाइन को काट दिए यहां से, तो ऐसे गोल दिखेगा ना आपको, ऐसे गोल दिखेगा ही नहीं, ऐसा देखो कटने के बाद। तब इंटेस्टाइन कैसे दिखेगा, देखो तो ये दिख रहा है। देखो ये इंटेस्टाइन का हमने कौन सा लिया, एलएस, सॉरी टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ना, टीएस ऑफ इंटेस्टाइन। इस डायग्राम को बिल्कुल नहीं बनाना है आपके कॉपी में, ये सिर्फ आपको समझने में मदद करेगा, इसलिए बना रहा हूं मैं। इसको भी नहीं बनाना है भाई, है ना। ये इंटेस्टाइन का टीएस लिया हमने, ट्रांसफर सेक्शन लिया, पूरा काट दिया। ये पूरा गहराई में था इंटेस्टाइन, देखो ये इंटेस्टाइन ऐसे, ये मोटा लंबा ऐसे था, पूरा कटा हुआ है वो। अब इतना करने के बाद हम इंटेस्टाइन के इतने एरिया को बस देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं बोला केवल इतने एरिया को देख रहे हैं हम लोग, इतना। बात को समझें, देखो इतना एरिया केवल देख रहे हैं, तो हमको डायग्राम ये दिखाई दे रहा है। चलने पड़ा कि नहीं। Yes. तो बताइए, इंटेस्टाइन का ये खाली जगह दिख रहा है आपको, बीच में दिख रहा है खाली जगह, ये जहां से हमारा खाना गुजरता है, जो भोजन मुंह में आप लेके चबाते हो, अंदर निगलते हो, वो इस कैनाल से, छेद से होते हुए हमारे पूरे आहार नाल में पास होता है, आगे बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। क्या बोलते हो, ल्यूमेन। समझ में आया ना, खाली जगह को ल्यूमेन बोलते हो ना जी, ल्यूमेन हो गया। ठीक, तो बताइए इस डायग्राम में ल्यूमेन कहां पे, यहां पर है ल्यूमेन ना, है कि नहीं बताओ, ये पूरा ल्यूमेन है ना ये। है। यस सर। ठीक, अगर इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है ये, तो अब ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल होगा ऐसे, क्या होगा ये, हल्का हल्का दिख रहा है, चलो जूम करके दिखा दे रहा हूं आपको, देखो तो ये देख पा रही है, देखो तो ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये, यही सेल है इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल। क्लियर है, ये सेल है। और उस सेल के जस्ट नीचे ब्लड वेसल दिख रहा है कि नहीं बताओ तो, लाल लाल दिख रहा है कि नहीं, ये सब लाल दिख रहा है कि नहीं, वही ब्लड वेसल देखो, यही ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल देखो दिख रहा है ये। तो मुझे बताइए क्या तीन चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जल्दी बोलो। Epithelial cell, lumen. ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, और ये ब्लड Blood वेसल। vessel. तीन चीज दिखाना चाहता हूं बस, हमारे आहार नाल में ट्रांसफर सेक्शन लेकर के तीन चीज दिखाना चाहता हूं। आप जब भोजन लोगे, खाना लोगे, पानी पियोगे,
तो पानी में और खाना में जितना कैल्शियम होगा कहाँ मिलेगा आपको बताओ मुझे कोई। बता दो कहाँ मिलेगा। ह्यूमन में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहाँ मिलेगा भाई? सब हमारे आहार नाल में जाएगा ना। आहार नाल के अंदर जो कैविटी है जहाँ भोजन भरा होता है वहीं तो कैल्शियम भरा होगा ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं देखो तो कोई। हो रहा है सर। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे देखें आप। तो चीज दिखाना चाहता हूँ, ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल और ब्लड वेसल्स। ध्यान से देखिए डायग्राम को। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन हो गया। ये क्या हो गया? एपिथेलियल इंटेस्टाइनल सेल। एपिथेलियल सेल हो गया। ये क्या हो गया बता दें? ब्लड ब्लड वेसल। वेसल्स हो गया। ठीक। अब आपने जो भी डाइट से, भोजन से जो भी लिया था कैल्शियम आयन, डाइट्री कैल्शियम, डाइट्री मतलब भोजन से और पानी से जो भी आए थे कैल्शियम, वो सब कहाँ पे थे बताओ तो। यहाँ पे थे। समझ में आया? एक चीज याद रखना हमेशा, यहां पर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल की तुलना में ज्यादा होता है। क्लियर है? किसकी तुलना में? ठीक। सुन पा रहे हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है? चेक करो, मेरे पास कॉल आया था। हो रहा है। 1 मिनट लाइन में रहो, है ना? बस 1 मिनट मुझे समय दो। चलिए आप रिकॉर्डिंग देखो, चेक करो। हो रहा है। और हाँ, उसको ध्यान रखना क्योंकि मेरे पास कॉल आया था, बीच में कभी भी कट सकता है वो। एक नजर हमेशा बनाए रखना। मैं बोला इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में क्योंकि हम बाहर से कैल्शियम ले रहे हैं ना, इसलिए यहां पर ज्यादा होता है। कैल्शियम यहां पर ज्यादा होता है किसकी तुलना में? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की तुलना में। देखते रहना। अब होता क्या है भाई, यहां पर कैल्शियम चैनल बनवाया जाता है किसके द्वारा? विटामिन डी के द्वारा। क्या बनाया गया? कैल्शियम आयन चैनल। ठीक, समझ में आया? यस। चलिए भाई, अच्छी बात है। जिससे रिजल्ट में क्या होगा कि कैल्शियम अपनी ज्यादा से कम मात्रा की ओर अपने आप डिफ्यूज होकर चला आएगा। देखो, सुन पा रहे हो ना? कैल्शियम अपने ज्यादा से कम की ओर ऐसे ही डिफ्यूज होकर चला आएगा। देखो, ये तो जब कैल्शियम इधर आएगा, कैल्शियम कहां पहुंच गया बता दो? जल्दी इंटेस्टाइनल बोलो बेटा। एपिथेलियल सेल। बिल्कुल। अब क्या होता है, यहां से हमको ब्लड तक लेना है ना, क्योंकि रिजल्ट में कहां पे
कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई थी ब्लड में ना, कम था ना पहले, कैल्शियम आयन कम हो गया तभी तो जरूरत पड़ रहा था ना, ये जितना होना चाहिए उससे कम हो गया था ना, कैल्शियम आयन कितना था, लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसी लीटर, समझ रहे हो कि नहीं? कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में 10 से कम हो गया था तब तो पैराथर्मोन आएगा ना। तुम लोग याद कर पाते हो कि नहीं ये सब चीजें? Yes. देखो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, अभी कितना 8 मिलीग्राम हो गया, तब तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथर्मोन आया था, विटामिन डी को एक्टिव किया था, इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहे थे और ब्लड में भेजने के लिए तैयार कर रहे थे। यही चीज तो चल रहा था भाई अब तक। चलो आगे देखते हैं। अब क्या होता है, इन सभी को एक एक करके यहां पर एक प्रोटीन होता है, इन कैल्शियम को, ये कैल्शियम है ना, कैल्शियम आयन है, इन सभी कैल्शियम आयन को एक प्रोटीन जिसको कैलबाइंडिन प्रोटीन बोलते हैं उसको बाइंड करता है। देखिए ध्यान से, जैसे देखिए ये कैल्शियम आयन था, इसको कैलबाइंडिन प्रोटीन क्या करेगा, बाइंड करेगा। देखो ध्यान से कैसे बाइंड करेगा, ये देखते रहना, ये और पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्ट करता है वो, बाइंड किया एक तरफ कैल्शियम को और दूसरी तरफ लेके गया मेम्ब्रेन के दूसरे साइड पर, देखते रहना, ये देखो दूसरी साइड पे गया और उसको क्या कर दिया भाई, यहां से उसने उसको छोड़ दिया कैल्शियम को। देखो कैल्शियम पहुंच गया दूसरे साइड पे, ये और खुद खाली हो गया, ये आया, पुनः बाइंड किया और फिर गया, और ये साइकिल चल रहा होगा, इसका नाम क्या है, कैलबाइंडिन प्रोटीन, या इसको क्या बोलते हो, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो मुझे बता दे कोई, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या हुआ कि ल्यूमिनल साइड के ल्यूमिन ल्यूमिन की तरफ है ना, ल्यूमिन की तरफ जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाना, किसको, कैल्शियम को। कैल्शियम। अगर है यहां पर जितना कैल्शियम आयन है, यहाँ पर जितना भी है, सर वॉइस ब्रेक हुई है। कितना, अभी 4-5 सेकंड। मतलब मैं ज्यादा बोला थोड़ी था उसमें, अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है कि नहीं, अभी क्लियर है। मेरे को क्लियर नहीं आई। ठीक है। मैं बोला इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर जितना कैल्शियम आयन होता है ना, उसकी तुलना में, इसकी तुलना में कंपेयर करो तो इसकी तुलना में ब्लड में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। बात को समझें, तो मुझे बता दें क्या कैल्शियम
क्या चैनल के द्वारा जा पाएगा, पार करके ब्लड में आ पाएगा? नहीं। नहीं आ पाएगा। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम से ज्यादा क्यों भेजना है ना हमको, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, कोई बोल रहे हो, बढ़िया बोल रहे हो, बोलो। एटीपी। बिल्कुल एटीपीएज ना, कैल्शियम एटीपीए। देखो भैया, ये एटीपीएज है, इसको याद रखना। ये एटीपीएज, इसका नाम है कैल्शियम आयन एटीपीएज। तो क्या होता है, एटीपीएज एनर्जी का यूज करता है, एटीपी का यूज करता है, एटीपी यूज करेगा, देखो ये एटीपी का यूज करेगा, एटीपी, एटीपी यूज किया किसमें, तोड़ दिया एटीपी को, एडीपी, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग देखो। हो रही है। और ठीक, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये एटीपी जब टूट रहा होता है तो जो उसका एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी को यूज करता है और कैल्शियम आयन को कम कंसेंट्रेशन से अधिक कंसेंट्रेशन की ओर क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक, ये देखो जो कैल्शियम आयन था ना, ये कैल्शियम आयन यहां से ट्रांसपोर्ट करके यहां ले आएगा। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यस सर। चलिए, अब मुझे इतना बता दें, धीरे 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 कैल्शियम क्या होगा ब्लड प्लाज्मा में, बोलो जल्दी। बढ़ना स्टार्ट होगा सर। बिल्कुल, धीरे 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 क्या हो जाएगा, यह ब्लड प्लाज्मा में बढ़ना शुरू होगा। कितना तक बढ़ेगा, इंक्रीज, 10 तक सर। बिल्कुल, क्या 10, 10 10 मिलीग्राम पर मिलीग्राम डेसीलीटर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर, इतना तक, क्योंकि उससे कम हो गया था ना, अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है इतना मामला? जी सर। तो जी सर। इंटेस्टाइन से कैल्शियम को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, ब्लड में। तो ब्लड किसकी किसकी वेसल्स। जरूरत पड़ रही है, एटीपीएच। कैल्शियम कैल्शियम एटीपीएच। चैनल, कैलबाइंडिन प्रोटीन और कैल्शियम एटीपीएच। और साथ ही साथ क्या बोला था मैं आपको, एक अल्कलाइन फास्फेटेज भी होता है जो यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं काम आता है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, जी सर। ये देखिए, बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम एटीपीएच और अल्कलाइन फास्फेटेज, ये सब मिला के क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूं एक साथ, ये सब मिल करके, एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको, ये सब मिल करके ना एक साथ, ये सब मिल करके एक साथ क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन।
जिससे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से होते हुए ब्लड वेसल में चला जाता है। इसका मतलब किस में बढ़ने लगेगा बताओ जी? कैल्शियम आयन। ब्लड ब्लड वेसल्स में। प्लाज्मा कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ेगा। जब 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ेगा तो किसको रोक देगा? ध्यान से देखना, नेगेटिव फीडबैक जाएगा, पैराथार्मोन को रोक दिया जाएगा। वही तो था ना, पैराथार्मोन क्या कर रहा था? देखो ना भाई, आप अपना दिमाग चारों तरफ लगाए हमेशा। पैराथार्मोन ही तो है जो विटामिन डी को एक्टिव कर रहा था, कैल्शियम को इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ला रहा था। क्यों ब्लड में कैल्शियम आयन को ला रहे थे? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम आयन क्या हो गया था? कम हो गया था। तब तो सब घटना घटा ना। तो जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो कम हो गई थी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नॉर्मल पहुंच जाएगी, तो किसको रोक दिया जाएगा? पैराथार्मोन को रोक दिया जाएगा। समझे ना? यस सर। पैराथार्मोन की वजह से तो बढ़ रहा था, अब पैराथार्मोन रुक जाएगा। पैराथार्मोन रुक जाएगा तो एक्टिव विटामिन डी नहीं बन पाएगा। बात को समझे? क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक, चलिए भाई, इतना यदि समझ में आया तो एक बार यस करके भेजेंगे। आज 7 में बहुत दिक्कत हो रहा है इसको। चलिए यस करके भेजे हैं, बढ़िया। चलिए, हमारे नए बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? देख लेते हैं कौन कौन है। संग्राम भाई को समझ में आया ना? जी सर। वैष्णवी, जी सर। ठीक है। सपना, जी सर। पुष्पा, पुष्पा भोज, अगर सुन रहे हैं तो जवाब देंगे, है ना? और दिव्यानी, जी सर, आ रहा है। ठीक है। भारती, यस सर। ढालिन, सुन रहे हो तुम? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे सेव अभी तक नहीं हुआ है, दिक्कत तो हो रहा है सेव होने में। अब इसका थोड़ा कमेंट पढ़ लेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये विटामिन है ना, विटामिन D3 या कोलेकैल्सिफेरॉल फॉर्म इन स्किन बाय यूवी रेडिएशन, बाय यूवी इरेडिएशन। ठीक, आप 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक, क्या बोला है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल स्किन में यूवी रेडिएशन की वजह से कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 में बदल जाती है, बोल रहा है। ये सन था, मैं इसको कलर कर दे रहा हूं। ये, चलिए पहला कमेंट हो गया। अगला देखें। This cholecalciferol convert into 25 hydroxycholecalciferol by the addition of an OH group in liver। लिवर के हिपेटोसाइट सेल में, याद रखना इसको, हिपेटोसाइट सेल में एक OH ग्रुप जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कोलेकैल्सिफेरॉल बदल गया किसमें? बताते जाएं,
25 हाइड्रोक्सी कोला कैल्सिफेरॉल में ये बदल गया इसमें। अगला कमेंट, 25 हाइड्रोक्सी कोला कैल्सिफेरॉल कन्वर्ट इनटू 125 हाइड्रोक्सी कोला कैल्सिफेरॉल बाय एडिशन ऑफ मोर वन OH ग्रुप, एक और OH ग्रुप जोड़ दिया गया इन किडनी। ठीक, किडनी में कहां पे बोलने पर? प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में। दिस एडिशन ऑफ OH इज ट्रिगर्ड बाय क्या है? पैराथार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये जो अगला OH जोड़ा गया है किसके द्वारा स्टिमुलेट किया गया बोलने पर? पैराथार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट किया गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि देखो ये सब डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये समझाने के लिए था ना। ये डायग्राम भी नहीं बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना, इस समझने के लिए बस दिमाग में बस जा, ये बनाना है भाई आपको। ठीक है, Yes, कमेंट देखिए अगला। चलिए मैं इस डायग्राम को मैं भी बाद में बताता हूं ना। इस डायग्राम को मैं ले आता हूं, रुकिए तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ले आते हैं इसको। चलिए देखिए, रोल ऑफ विटामिन डी इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में विटामिन डी का क्या रोल है? कभी आप सुने हो कि कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं डॉक्टर्स द्वारा? ज्यादातर किसको दी जाती है, कोई बताएंगे? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं चेक कर प्रेग्नेंट लें पहले। फीमेल को। बहुत बढ़िया, पहले रिकॉर्डिंग हो रहा है चेक करें। हो रहा है सर। हो रहा है ना? ध्यान से सुनिए आप। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिनका चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां महीना आसपास चल रहा है, जिसमें बच्चा डेवलप हो रहा है उसके गर्भाशय में, वैसे लेडीज को आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली दी जाती है ताकि आयरन से ब्लड बने और कैल्शियम से हड्डियां, बच्चे का मजबूत हो जाए। सेम ऐसे जब बच्चा पैदा हो जाता है, छोटा सा बच्चा जब मिल्क फीडिंग कर रहा होता है, माँ का दूध फीडिंग कर रहा होता है, मिल्क फीडिंग कर रहा होता है, तो मदर के बॉडी से दूध जब निकल रहा होता है, दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है ना, तो माँ के शरीर का हड्डी गल गल के कैल्शियम प्रोवाइड करेगा ना। माता जी का हड्डी से कैल्शियम आएगा और दूध बनाएगा ना, और बच्चा फिर दूध पिएगा। तो माता जी अपने बॉडी के हड्डियों का कैल्शियम यूज कर दिया दूध बनाने में, तो माता जी की हड्डियां तो कमजोर हो जाएंगी ना, हाथ पैर दुखने लगेंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो माँ के द्वारा जो दूध बनाया जाता है, दूध निकाला जाता है शरीर से, उसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम माँ के शरीर में कहां से आया बोलने पर, यदि माता जी को बाहर से आप कैल्शियम नहीं देते हो, कैल्शियम की गोली नहीं देते हो, माँ को दूध नहीं देते हो, माँ को कैल्शियम युक्त भोजन नहीं देते हो, तो उस माँ के हड्डी का कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में आएगा, ब्लड से मेमोरी ग्लैंड में आएगा, दूध ग्रंथि में, और दूध बनाने में मदद करेगा। तो कुल मिला के यदि ऐसे लेडीज की बात कर रहा हूं जिसका बच्चा उसका मिल्क फीडिंग कर रहा है, दूध पी रहा है, उस माँ को यदि कैल्शियम प्रोवाइड नहीं किया गया तो माँ का हड्डी का सारा कैल्शियम दूध बनाने में लग जाएगा, तो माता जी का शरीर बहुत ही कमजोर हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स ऐसे लेडीज को भी क्या करते हैं, कैल्शियम का टेबलेट देते हैं, ताकि हर दिन उस कैल्शियम के टेबलेट को दूध के साथ पियो। समझ में आया? हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो माता जी जब कैल्शियम
ले तो कैल्शियम कहाँ चला जाएगा बताएं, उसके में जाएगा कि नहीं भाई? कैल्शियम ऊपर से खाना या पीने के रूप में लेंगे, ड्रिंक के रूप में। तो ये देखिए ये कैल्शियम इसके कहाँ पे आया, देखो तो इंटेस्टाइन में आ गया। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो फिकल मैटर के रूप में अपशिष्ट पदार्थों के साथ बाहर चला जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा। तो इस कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते से क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करता है, विटामिन डी करता है कि नहीं? यस सर, करते हैं। इसीलिए किसी भी पर्सन को, किसी पेशेंट को कैल्शियम का टेबलेट देते हैं। किसका टेबलेट देते हैं? कैल्शियम टेबलेट्स देते हैं, तो साथ ही साथ विटामिन डी का भी टेबलेट देते हैं। समझ में आया कहानी? केवल कैल्शियम देंगे तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा भाई। क्यों नहीं हो पाएगा? केवल कैल्शियम देंगे तो कैल्शियम तो आहार नाल में रह जाएगा ना, कैल्शियम चैनल अच्छे से बन नहीं पाएगा, कैलबाइंडिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा, कैल्शियम एटीपेज नहीं बन पाएगा। तो जो डॉक्टर ने दिया था कैल्शियम वो तो आहार नाल में रह गया आपके ल्यूमेन में, वो तो ब्लड तक गया ही नहीं। हमको ब्लड तक लेके यहां से शिफ्ट करना था दूध ग्रंथि तक, दूध बनाने के लिए मिल्क ग्रंथि तक, मिल्क ग्लैंड तक, मेमोरी ग्लैंड तक। समझे? अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आहार नाल से वो फिकल मैटर या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम का तो कोई रोल ही नहीं होगा फिर। तो कैल्शियम यूज हो, काम में आए, एब्जॉर्ब हो, माता जी के ब्लड में जाए, इसलिए वो क्या देते हैं कैल्शियम के साथ साथ? हाँ बताओ जल्दी, क्या देते हैं? विटामिन विटामिन डी। क्यों बोलने पर? क्योंकि विटामिन डी क्या करता है भाई? एब्जॉर्ब। बताओ जल्दी मुझे, कोई क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। इन प्रोटीन्स को बनवा के इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है ना। देखो ये बनवा रहा है, चैनल बना रहा है कि नहीं, ये बना रहा है कि नहीं, ये बनवा रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आया कुछ? तो सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी दो, ताकि अच्छे से वो कैल्शियम इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो। ये कैल्शियम आयन था सब, ये कैल्शियम आयन था। यदि आप सिर्फ कैल्शियम दोगे तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो एब्जॉर्ब कहां से होगा? उसको बनाने के लिए, उसकी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए विटामिन डी चाहिए। इसलिए कैल्शियम के साथ साथ क्या दिया जाता है? विटामिन डी की टेबलेट्स भी दिया जाता है। किसी के घर में प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो आप जाके उनके दवाई को चेक कर सकते हैं, उनके साथ कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मिलेगा आपको। मुझे अभी बहुत अच्छे से पता है ये। क्यों? क्योंकि हमारे घर में हमारे मैडम को ये डॉक्टर देती हैं। अभी हमारा मेरा बेबी अभी 5 महीने का लगभग है, तो हमारी मैडम ये बहुत समय से खा रहे, लगभग उनकी प्रेगनेंसी लगभग जब 3-4 महीना का था ना, तब से आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली चल रहा था। सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ अब जब सर। बेबी हो गया है, बहुत मिल्क फीडिंग करता है, बहुत दूध पीता है, तो मैडम तो फिर सूख जाएगी ना, उनके शरीर को भी तो बचाना है। इसीलिए डॉक्टर क्या देते हैं? कैल्शियम का टेबलेट, साथ ही साथ विटामिन डी, ताकि वो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो जाए और उस पेशेंट के बॉडी में इंटेस्टाइनल एपिथेलियल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाए, ब्लड से मेमोरी ग्लैंड में जा करके दूध बनाए, या ब्लड से माता जी की हड्डी में डिपॉजिट हो जाए, जिससे माता जी का हड्डी मजबूत रहे। देखना अक्सर ये शिकायत आती है कि प्रेग्नेंट लेडीज या जिनका बच्चा हो चुका है, वैसे लेडीज की हड्डियां दर्द देने लगती हैं।
घुटने दर्द देने लगते हैं, जॉइंट्स दर्द देने लगते हैं, पेन करने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी लॉस ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है ऐसे लेडीज में। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जी सर। चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, तो कमेंट पढ़ लेते हैं भाई। देखो आप, विटामिन डी प्रमोट्स इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल, विटामिन डी क्या करता है? इंटेस्टाइन में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ कैलबाइंडिन प्रोटीन कॉल्ड कैल्शियम बाइंडिंग, इसी को ही बोलते हो। ये जी नहीं है ना, ये गलती से हो गया। ये मैं इसको हाईलाइट करते रहूं, रुको, है ना। क्या बनाता है बोल रहा है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको किस नाम से जानते हो आप? कैल बाइंडिंग के नाम से भी जानते हो, इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। अभी डायग्राम में दिखाया था मैं आपको। इट आल्सो अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ क्या? कैल्शियम चैनल। तो क्या बना रहा है बोलने पर? कैल्शियम चैनल बना रहा है इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एंड इन अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन। और क्या बना रहा है? कैल्शियम आयन को अपटेक करने के लिए कैल्शियम चैनल बनाया, कैलबाइंडिन प्रोटीन बनाया, कैल्शियम एटीपीएच भी बनाता है भाई। नहीं लिखा है तो भी समझ लेना उसको, मैं लिख दे रहा हूँ। आल्सो फॉर्म कैल्शियम आयन एटीपीएच। अगला कमेंट क्या देखिए, दैट्स व्हाई विटामिन डी इज प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद कैल्शियम आयन टेबलेट। और यही वो वजह है जिसके चलते डॉक्टर्स हमेशा कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी देते हैं, ताकि विटामिन डी क्या करे? साथ साथ देंगे तो विटामिन डी क्या करेगा? विटामिन डी प्रमोट कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। इतना यदि समझ में आया तो यस करके भेजें। ठीक, बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं मैं आप, बस थोड़ा सा और ना से। ठीक, तो इसका मतलब पैराथर्मल कहाँ का? बताओ, पैराथर्मल कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है बताओ तो? बोन्स, किडनी और इंटेस्टाइन। बोन्स, किडनी और इंटेस्टाइन, तीन जगह काम है ना। काम क्या क्या करता है देखो। अब मैं एक बार फाइनली उसका काम को लिख रहा हूं, है ना। ये देखो, पीटीएच पैराथर्मोन। बता, पैराथर्मल किडनी में क्या करता है बता दो भाई फटाफट। किडनी में नेफ्रॉन में क्या करता है? कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करता है कि नहीं बताओ तो? यस सर। मैं डायग्राम पूरा दिखा देखे बता रहा हूँ, चलिए।
बिल्कुल चिंता ना करें आप, आपको डायग्राम दिखा के बना रहा हूँ ना। ये देखो, ये किडनी में बताओ पैराथर्मोन दिख रहा है, देखो तो ये पैराथर्मोन कैल्शियम आयन का क्या कर रहा है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट, क्या बोलना चाहिए यहाँ पर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में कैल्शियम का रिएक्शन कर रहा है ना। क्लियर है, पढ़ना पड़ेगा आपको है ना। ये देखो, ये यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, तो कैल्शियम इनका क्या कर रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन, मतलब किडनी से ब्लड में ला रहा है। देख लो, मैं लिख रहा हूं, कैल्शियम आयन रीएब्जॉर्प्शन ऑन कहां पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कलेक्टिंग टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये ठीक। चलिए मैं इसका एक काम, अब पर कैल्शियम को लेकर बात करते हैं। अगला बता दें तो, पैराथार्मोन, चल पहले मैं किडनी को निपटा देता हूँ, नहीं तो निपट जाएगा एक साथ है ना। बताए फास्फेट के साथ क्या कर रहा है बताओ, तो एक साथ डायग्राम में निपट जाएगा। बताओ फास्फेट के रिएक्शन को क्या कर रहा है, रोक बोलो रहा जल्दी, कोई रोक रहा है ना, बिल्कुल याद रखना है इस चीज को, फास्फेट के रिएक्शन को इनहिबिट फास्फेट, सर वॉइस नहीं आ रही है। रुक गया। अभी तुरंत रुका है ना। हाँ सर, अभी जब मैं Yes, बोली sir. कि वॉइस, हाँ बिल्कुल, मेरे पास कॉल आया था ना, एक डर रहता है मुझे हमेशा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा। हाँ, अब बता दीजिए पैराथार्मोन किडनी में क्या कर रहा है, देखो जी, ये किडनी दिख रहा है ना, ये पैराथार्मोन क्या कर रहा है बताओ, विटामिन डी का सिंथेसिस कर रहा है कि नहीं बताओ तो, यस बिल्कुल कर रहा है देखो। चलिए तो अगला काम क्या कर रहा है पैराथार्मोन किडनी में बोलने पर, विटामिन डी सिंथेसिस, समझ में आया ना। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो कोई। यस सर। इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है बताओ किडनी, तो इंटेस्टाइन में वो पैराथार्मोन किडनी में तो हो गया, इंटेस्टाइन में पैराथार्मोन का रोल, इंटेस्टाइन। बताइए कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है कि नहीं बताओ तो, मतलब कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन अपटेक करा रहा है ना। अभी तो पढ़े ना हम लोग, ये देखो इंटेस्टाइन ये तो है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं ब्लड में, विटामिन डी को प्रमोट करता है एक्टिव भी, बोलना तो, पैराथार्मोन क्या करता है विटामिन डी को एक्टिव करता है ना। एक्टिव कर, ये देखो पैराथार्मोन ने विटामिन डी को बनाया, तो विटामिन डी ने क्या किया, ये सब कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, ये तो पैराथार्मोन का इंटेस्टाइन में क्या रोल है,
मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, अपटेक ऑफ डाइटरी कैल्शियम आयन, भोजन के द्वारा जो आया था ना, अपटेक ऑफ डाइटरी कैल्शियम आयंस। साथ ही साथ फॉस्फेट आयन को भी ऑब्जर्व किया जाता है ना, भले उसको हम फोकस नहीं किया अभी, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ किसको, फॉस्फेट को याद रखना है ना। अपटेक ऑफ, बताओ जल्दी, डाइटरी फॉस्फेट आयंस। सुन पा रहे हो कि नहीं? कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट को भी ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन वो अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस से होगा। हाँ या ना? यस सर। अगला, बोन में क्या रोल बताओ तो। जल्दी बताओ, बोन में क्या किया जाता है भाई? कैल्शियम को क्या किया जाता है? बोन से रिलीज कर दिया जाता है ना। देखो ब्लड वेसल यहाँ होता है भाई, ऐसे सब में ब्लड वेसल होता है, ऐसे देखो, देखो यहाँ पर कैल्शियम आयन का क्या किया गया, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर भी क्या किया गया, ब्लड में एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर क्या किया, बोन से रिलीज, इसको एब्जॉर्प्शन लिखते हैं ना हम लोग, रिलीज लिखते हैं, ये हो गया ठीक। और यहाँ पर क्या नहीं आया, फास्फेट यहाँ पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर फास्फेट को भी क्या किया गया, एब्जॉर्ब। सेम ऐसे यहाँ पर भी फास्फेट को क्या किया गया, रिलीज। समझ में आया ना? कुल मिला के ब्लड में बढ़ाना है ना, तो क्या लिखूं, कैल्शियम आयन इफ्लक्स, मतलब बाहर निकलना, फॉस्फेट आयन इफ्लक्स मतलब बाहर निकलना, बोन में जाना। बाहर निकलने के लिए कौन सा सेल एक्टिव होता है बताओ तो, ऑस्टियोब्लास्ट की ऑस्टियोक्लास्ट? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी भाई, बोन में ब्लड सेल निकाल करके बोन में जमा करने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट था, वहां से हटाने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट। समझ रहे हो ना, इसकी एक्टिविटी ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक, चलिए। तो आज हमने पढ़ा पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन था, उसकी वजह से विटामिन डी कैसे एक्टिव होता है, और इंटेस्टाइन में कैसे कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, कल पढ़ेंगे पैराथार्मोन की डिसऑर्डर की वजह से क्या क्या डिजीजेस होती हैं, बीमारी। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।